अच्छे दिख रहे हैं। समझ में आ गए दोनों में अंतर है। देखते जब हम 12वीं का परीक्षा दिलाने जाते हैं कक्षा में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है और ऐसा लगता है कि हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ऐसा लगता है, बहुत डर लगता है। इस परीक्षा में हम जाते हैं परीक्षा हाल में तो डर उतना नहीं लगता, जबकि भविष्य इससे बनने वाला है। समझ में आ गया? और ये पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है कि डर हमको नहीं लगता। हो गया पहला पॉजिटिव। बिल्कुल डरने नहीं कि हम क्या हैं कैसा है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है। क्लास में डर इसलिए लगता है कि हमारा परिवार बहुत छोटा होता है। हम सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में सोचते हैं जो 40 का क्लास होता है, उनमें बैठे रहते हैं, उसी में अपने आप को खोजते हैं, तो आसानी से अपने आप को पा जाते हैं कि हम कहाँ पे कमज़ोर हैं, कहाँ पे कैसा है। और इसमें तो हमारा इतना बड़ा परिवार है जिनकी संख्या लाखों में है। समझ में आ गया? उसमें हमारा स्थान निश्चित कहीं ना कहीं है ना। माने बहुत लोग हैं जिसके कारण अपने को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सामान्य होता है। सामूहिक कष्ट छोटा होता है। सामूहिक कष्ट क्या होता है? छोटा है। यदि किसी को बोल दिया आज मरने वाले हो तो बेचारा बिना मरे मर जाएगा, और ये बता दिया जाए कि सबको ही मरने वाले हैं तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलेगा सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे। तो सामूहिक कष्ट छोटा होता है, इसको मान लिया जाए सामूहिक कष्ट। समझ में आ गया? तो निश्चित रूप से परीक्षा का टेंशन क्या होता है, दूर हो जाता है, क्योंकि सबके पास वही समस्या है। परीक्षा हाल में हम जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लोगों की आदत है सब क्वेश्चन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब उसका पाली आएगा तब पढ़ोगे ही, इसलिए पढ़ने का कोई टेंशन मत पालना। ये होता है कहाँ? स्कूल में जब भी क्वेश्चन मिलते हैं तो एक बार पढ़ते हैं। कॉम्पिटिशन में बिल्कुल ये भूल मत करना, क्वेश्चन पढ़ने का भूल मत करना। समझ में आ गया? बनाना है पहला और 45-46 के बारे में मन सोचेगा, इसलिए पढ़ने का भूल कभी मत करना, पहला से ही शुरू कर देना। कैसे बनाएंगे? क्लियर है? पहले ये हमारा पहला क्वेश्चन है ना, और फर्स्ट क्वेश्चन भी है और साथ में पहले बनाने की विधि है। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन का ऑप्शन लिखा है ABCD। समझ में आ गया? हम क्या करेंगे पता है तो तुरंत क्या लगा देंगे, वहाँ पे टिक लगा देंगे। टिक लगा देंगे, साथ में आंसर पेपर में भी गोला कर देंगे। समझ में आ गया? ये पहला, और ये लास्ट तक हम जाएंगे ना, लास्ट तक जाएंगे। क्लियर? उसके बीच बीच में और क्या समस्या रहे वो भी समस्या को निपटाते हुए जाएंगे। दूसरा प्रश्न हमारा ऐसा आएगा जिसके बारे में अपने को कुछ भी पता नहीं है और हमारा निर्धारित वहाँ पे हो चुका है। क्या निर्धारित हो चुका है? इसके बारे में हम बाद में भी सोचेंगे तो भी हमारा ये उत्तर बनने वाला नहीं है। समझ में आ गया? तो तुरंत उसको ऐसा गोला कर देना या काट देना, जैसा भी अपना कोड, ताकि हम सेकंड राउंड में आए तो उसमें सोचने का समय बर्बाद ना करें। समझ में आएगा? कभी कभी ऐसा होता है फर्स्ट राउंड हर कोई जाता है, सेकंड राउंड में आता है तो उस क्वेश्चन को फिर पढ़ता है वो। समझ में आ गया? जिसको बनने वाला नहीं है तो उसमें तुरंत उसी समय क्या लगा दिए, गोला लगा दिए। ठीक है, आगे हम सेकंड राउंड में भी उसके बारे में नहीं सोचेंगे। क्लियर है? थर्ड राउंड में क्या हो, तीसरा क्या होता है? तीसरा कैसा क्वेश्चन होता है? ABC है ना, D। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन होता है, समझ में आ गया, जिसका 2 आंसर के हम करीब पहुंचते हैं और 2 आंसर मैदान से बाहर हो जाता है। देखते हैं ना, कभी कभी हम वहीं पे आते हैं, है ना, जहाँ पे अपना कौन सा आंसर सही है, 2 आंसर सही है ना, 2 आंसर सही है और 2 आंसर मैदान से बाहर है। वहाँ पे क्या करना, दोनों में टिक लगाना, लेकिन आंसर पेपर में गोला नहीं लगाना, 2 में टिक लगाना। हम सेकंड राउंड में जब आएंगे तो हमारा ध्यान केवल
2 क्वेश्चन में फोकस रहेगा, है ना। तो ये तीसरा क्वेश्चन जब हल तीसरा राउंड में, राउंड तो फर्स्ट ही है ना, हम करते जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये भी हम ध्यान देंगे। समझ में आ गए? क्या करेंगे? ए और सी। यदि 2 पता है, ठीक, क्लियर है। इसी क्वेश्चन में होता क्या है, चौथा, है ना, ए बी सी और डी। समझ में आ गया? 2 क्वेश्चन बिल्कुल सही लग रहा है। समझ में आ गया? दोनों में अंतर क्या है? 2 क्वेश्चन बिल्कुल सही लग रहा है, क्लियर। और तीसरा क्वेश्चन के बारे में हम डाउट हैं, और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी दिया हुआ है। क्लियर है? 2 ऑप्शन हमारा क्लियर है। तीसरा में क्या है? डाउट दिया गया है। लेकिन चौथा क्या है? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो आंख बंद करके कहाँ टिक लगा देंगे? डी में लगा देंगे। समझ में आ गया? ये 4 राउंड, ठीक, ऐसा कंडीशन है। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन को बनाओगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ गया? मन का टेंशन दूर ऐसी हो जाएगा। उसके बाद एक कैसे हल करें। अब हल करने में और विषय कैसे आता है, विषय के बारे में सोचोगे। देखते हैं यहाँ पे अलग अलग विषय वाले हैं, क्लियर। लेकिन बनाना सबको है, बनाना सबको है, मतलब समझ में आ गया। जैसे वर्ग 2 का दे रहे हैं, उसका सिलेबस देखोगे तो उसमें बायो भी आएगा और गणित भी आएगा। समझ में आ गया? तो बायो भी आएगा और गणित भी आएगा, लेकिन दिलाने वाला या तो केवल बायो का है या केवल गणित का है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, गणित वाला बायो का कुछ कुछ बना लेता है। गणित वाला बायो का कुछ कुछ बना लेता है, लेकिन बायो वाला गणित को नहीं बना पाता। शायद ये मैं सत्य बोल रहा हूँ। समझ में आया? ऐसा उसके मन में पहले से निगेटिव फैक्टर रहता है। बताया था, गणित आता है तो भूत आ गया, ऐसा मन में डर बना रहता है। तो ये बायो वालों के साथ, और गणित की देखना प्रोबेबिलिटी कैसे, जो हमारे सोच से दूर है, और नंबर ऑफ उनकी क्वेश्चन जितना भी होगा, ऐसे कंडीशन में सिर्फ ना, ऐसे कंडीशन में केवल एक ही में टिक लगा देना, यहाँ से वहाँ तक। समझ में आ गया? जब पूरा क्लियर है ना, पूरा साफ, मतलब पूरा जा रहा है, पूरा जा रहा है, उस कंडीशन में क्या करना है ना, ऊपर वाले का नाम लेना, ए लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं या डी लगाऊं, और सब में एक ही में टिक लगा देना। तो कम से कम 20 क्वेश्चन है ना, तो 20 में 5 से ऊपर ही सही आएगा। समझ में आ गया? 5 से ऊपर ही सही आएगा, और ऊपर वाला करे ज़्यादा आ जाए। समझ में आ गया? नहीं, ए में नहीं, सारे में एक ही में लगाना, एक से 30 क्वेश्चन है ना। तो जैसे नहीं बन रहा है, बिल्कुल पता ही नहीं है उसके बारे में, कि कोई भी एक को सोचो ABC में, और सब में वैसी लगा दो, यहाँ से वहाँ तक। तो हम नॉर्मली सिर्फ सी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। और सोच ले, उसको मैं नहीं बोलूँगा। पता चले इसी बार सब की बात है ना, पहले इसके पहले सब सी ज़्यादा ऑप्शन रहता था, यही बार चेंज हुआ कि ऑप्शन क्या हो गया, बी ज़्यादा हो गया। तो उस समय बोलोगे, है ना, है ना। तो डिपेंड करता है ना। अक्सर डी की प्रोबेबिलिटी कम होती है, डी की प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें उपरोक्त में से सभी लिखा रहता है, इसलिए डी का ऑप्शन कम होता है ना। इसके बाद भी मैं थोड़ा बच के बोल रहा हूँ। समझ में आ गया कि ABC में ही लगाना है, लेकिन इतना है प्रोबेबिलिटी हम गणित में पढ़ाते हैं, प्रायिकता जिसे कहते हैं। समझ में आ गए? संभावना निश्चित रूप से 5 से क्या होगा, ऊपर होगा। नहीं तो ये लगाता हूँ, ओ लगाता हूँ, ए लगाता हूँ, ओ लगाता हूँ, बोलते बोलते पता चले कि एक भी सही नहीं हुआ। हो गया क्लियर? ये याद रखना। चौथा कंडीशन क्या होता है, ये सेम कंडीशन निर्मित कहाँ होता है, हिंदी और अंग्रेजी में। समझ में आ गया? हिंदी और अंग्रेजी में, समझ है ना। हम इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, लेकिन हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के आधार पे 1-2 क्वेश्चन हिंदी का बन ही जाता है। समझ में आ गया? लेकिन हिंदी मीडियम वाले हैं तो गारंटी नहीं है कि 1-8 क्वेश्चन अंग्रेजी का बन जाए। शायद ये भी सत्य है। समझ में आ गया?
शायद ये भी बिल्कुल सत्य होगा। पता है मेरे है ना, अंग्रेजी के बारे में बिल्कुल पता है। देखते हैं ऐसे में 10 नंबर मिलता है ना, लेकिन बस वही बोलते हैं महात्मा गांधी ग्रेट में। समझ में आ गया। और 2 लकी लाइन और, लेकिन उसका हिंदी क्या होता है, एक लाइन याद नहीं होता। देखोगे ऐसे में सबको 10 में 10 मिला, यहाँ तक अंग्रेजी में 50 में 49 मिला, लेकिन एप्लीकेशन का उसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए बोलोगे तो वो नहीं कर पाता। ये सेम कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज में आता है। इसमें भी सावधान रहना, देख लेना अपने आप को। ठीक, कुछ एंसिल पैसेज के आधार पे क्वेश्चन है शायद, है ना, तो वहाँ पे ना एंसिल पैसेज के आधार पे क्वेश्चन है, वहाँ पे एक बार चाहे हिंदी रहे या अंग्रेजी रहे उसको बनाने का प्रयास करना। क्योंकि हम लोग भी 6वीं 7वीं पढ़ते थे तो सबसे पहले उसी को खोजते थे, है ना, कि निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन उसका सही हो जाता था। तो निश्चित रूप से अंग्रेजी रहे तो भी वहाँ पे एक बार एंसिल पैसेज को, चाहे हम अंग्रेजी जानते हैं या नहीं जानते, एक बार उसको देखने का या बनाने का प्रयास करना है। समझ में आ गए होगा, क्लियर है एकांश। इतनी बातों का ध्यान रखोगे, बाकी तो बेस्ट ऑफ लक है मेरा हमेशा साथ रहता है। समझ में आ गया, हो गया क्लियर। निश्चित रूप से ऐसा करोगे तो कुछ ना कुछ सहायता मिलेगा। अब सर देखिए, अब इसी को मैं लौट रहा हूँ माइनस मार्किंग में। माइनस मार्किंग में होता क्या है और इसमें क्या होता है, इसका बेनिफिट समझ में आ गया। माइनस मार्किंग जब होता है ना तो हम करते क्या हैं, 60 क्वेश्चन बना के आते हैं और मन है कि मानता ही नहीं। समझ में आ गया। बिल्कुल हम क्या रहते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमारा 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और जितने लोगों का चयन हुआ है, समझ में आ गया, 60 नंबर में चयन हो गया है। प्रयोगशाला सहायक में भी देखोगे 150 में 60 नंबर में आकर 57 आया है। समझ में आ गया। और यहाँ पे बताओ लेक्चरर का बताओ ना, समझ में आ गया। 38 नंबर 37 नंबर ओबीसी में आया है, इतना कम नंबर तक आया है। हम 50 नंबर और 60 नंबर बनाने के बाद भी मन है कि मानता ही नहीं। समझ में आ गया होगा। हमारा 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही रहता है, जिनमें हमारा कॉन्फिडेंस है। हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, पूरा समर्पित कर दिए, मेहनत लगा दिए, तो निश्चित रूप से 150 में 60 बनना भी चाहिए। समझ में आ गया, बनता है, बन जाता है, लेकिन समझ में आ गया वही। अब क्या करते हैं हम, जो क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, बिल्कुल अपने को सही लगता है, बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि सही है, ये ऐसा लग रहा है सही, ऐसा करते करते हम लगभग 100 के पास पहुंच जाते हैं। बिल्कुल 50 को छोड़ भी देंगे ना, उसके बाद भी, क्योंकि 60 ही बनाए तो बहुत कम लगता है और मन में ऐसा नेगेटिव फैक्टर आता है कि हमारा चयन नहीं होगा। तो अपने को इतिहास के बारे में जानना है। इसके बारे में जानना है, इतिहास के बारे में जानना है कि आज तक जितने लोगों का चयन हुआ है उनका कट ऑफ 50 से भी कहाँ गया है, कम गया है। समझ में आ गया। तो 60 है ना, 60 और 70 के बीच यदि आ रहा है तो निश्चित रूप से यदि कॉन्फिडेंस में हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग है तब ना। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दें, लेकिन हम करते हैं वही 100। तो 100 क्या करते हैं, समझ में आ गया। आज तक देखोगे, समझ में आ गए, वो 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 100 बनाए। जो 40 का रेशियो रहता है ना, बिल्कुल किसी से भी पूछना, वो 60 को बढ़ाया नहीं है, कमैच किया है, वो 60 को नहीं बढ़ाया है। देख लेना क्या किया है। भले अपने को लगता है ऐसा 1/4 ऐसा है, वैसा है, ऐसा सब लगने लगता है, लेकिन देखोगे उसका इतिहास देखोगे तो ऑलरेडी वो उसमें इंक्रीज नहीं किया है। वो क्योंकि समय में आग बनाए, ए आएगा, हो सकता है ये आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा करते करते हम लगाते जाते हैं और लास्ट में जब आता है रिजल्ट तो हमारा पूरा माइनस मार्किंग में चला जाता है। समझ में आ गया। ये तो बात की बात है। मेरे को लगता है यदि इस सिद्धांत का पालन करोगे तो टेट में प्राय हर कोई निकल जाएगा। टेट में तो निकल ही जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि सबको लगाना है, 150 में 150 लगाना है, सिर्फ लगाने में ध्यान देना। 10 क्वेश्चन कम से कम पॉजिटिव आएगा इसमें। 10 क्वेश्चन का आंसर ना, बिल्कुल इसका ध्यान देना है ना। सर जो 1 से 30 बताए थे उसमें एक ही आंसर सब में मारने के? हाँ, एक ही आंसर बी लगाएं तो आप हाँ ना, समझ में आ गए। लेकिन याद रखना ना,
मान लो 20 में 15 लगाया, 5 लगा डाला है पहले से, और उसमें पता है 3 में सी आ गया है, समझ में आ गया, और उसमें नो डाउट है कि सी सही है 3 क्वेश्चन, तो उस स्थिति में सी को छोड़ देना, उस स्थिति में सी को छोड़ देना और 15 में लगाना है फिर, यस सर। है ना, तब तो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, संभावना है। यस सर। समझ में आ गया। और कोई भी जो क्वेश्चन बनाता है वो भी देखता है, पहला का उत्तर ये है, दूसरा का भी ये है, तो तीसरा क्वेश्चन को देने में वो सोचता है इसका उत्तर कहाँ पे डालूं, 2 का आंसर ए आ चुका है, समझ में आ गया, तो तीसरा क्या होगा, है ना। हाँ क्लासे में है, हाँ हाँ होगा नहीं, हो रहा है। मैं तुरंत लगाया था उसी समय ना, बताने के लिए, हैं आ जाओ, ठीक, हो रहा है, हाँ शुरू हो गया है। तो ये हम पढ़ रहे थे, ठीक, परीक्षा हाल में हम कैसे हल करें, ठीक है, ये सब बिल्कुल जानना चाहिए, तब कोचिंग करने का या सुनने का समझने का अवसर मिलता है। यहाँ आने के बाद भी सबको समझ में आ गया, नहीं पढ़ने वाला पढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, वो तो साइड में रहता ही है, हेल्प मिलता है नहीं मिलता है जैसा भी है, लेकिन कुछ कंडीशन ही ऐसा निर्मित होता है हमारे साथ कि हम यहाँ आने के बाद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। समझ में आ गए ना। अब आते हैं थोड़ा सा सिलेबस में, क्लियर। यस ये बताए थे इकाई 8 बल एवं गति ना, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़े, मैं बढ़ा दिया हूँ वैसे, फिर भी मैं ला रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद फिर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर लाए होंगे, कैसा क्वेश्चन आया था, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन नहीं देता, तब है ना, मेरे पढ़ाने के बाद ये पता चलना चाहिए कि उससे क्वेश्चन फिलअप हो रहा है कि नहीं ना, नहीं हो रहा है तो फिर उसमें फोकस करेंगे, क्लियर। बेसिक बल क्या है, मैं बताया था, स्थिति में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, बिल्कुल कोड में लिखा दिया था, सबको पता है ये ऐसी करेगा ठीक है। क्या बताया, बल, बल क्या करता है, स्थिति में परिवर्तन, समझ में आ गया। अब स्थिति कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है, विराम होता है और गति। तो स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, स्थिर वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को स्थिर बना देता है या बनाने का प्रयास करता है। समझ में आ गया। अब स्थिर वस्तु को गतिशील और गतिशील वस्तु को स्थिर बना देता है, बनाने का प्रयास करता है। मैं उदाहरण दिया था, याद आ रहा होगा, इसको मैं फेंक दूंगा, समझ में आ गया। लेकिन ये मान लो इसी का द्रव्यमान 100 किलोग्राम होगा तो मैं नहीं फेंक पाऊंगा, समझ में आ गया। तब क्या होगा, समझ में आ गया, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 पिंड जिन पर लगाए गए बल का परिमाण बराबर मेरे द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन उनके द्रव्यमान असमान है, समझ में आ गया। तो वेग में परिवर्तन, जिस पिंड का द्रव्यमान कम होता है उसके वेग में परिवर्तन ज्यादा होता है, और जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसके वेग में परिवर्तन कम होता है। क्लियर है। मैं गति का बताया था जड़त्व के रूप में, कि एक साइकिल वाले को हम रोक देते हैं, समझ में आ गए, रोकने वाला वही, ट्रेन के सामने खड़े हो जाते हैं रोकने के लिए, ऐसा रोक, सबको समझ में आ जाता है। क्लियर है। क्या क्लियर है, दोनों का स्पीड बराबर है लेकिन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, समझ में आ गया। तो ये 2 पिंड जिसके द्रव्यमान असमान है पर समान बल लगाया जाता है, तो समझ में आ गया, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसके वेग में परिवर्तन अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसके वेग में परिवर्तन कम होगा। समझ में आ गया। और इसी से आता है, क्या आता है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम का सूत्र, और वो कहलाता है
एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। क्लियर है? एफ यदि नियत है, समझ में आ गया? एफ क्या है? नियत है। दोनों पिंड पर लगाए गए बल का मान बराबर है, तब क्या सूत्र आया? m1 बटा m2 बराबर a1 बटा a2, या m इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, है ना? किसी पिंड के वेग में कितना परिवर्तन होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगा। जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा उसके वेग में परिवर्तन कम होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसके वेग में परिवर्तन अधिक होगा। क्लियर है ये? है ना? तो एक छोटा कॉन्सेप्ट बल, और यहीं पे इसको निपटाया। F बराबर एम ए। ठीक, इसी सूत्र को लेकर मैं इसका मात्रक ले रहा हूँ बल का। समझ में आ गया? क्या होता है बल का मात्रक में? m का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? विमेय सूत्र हालांकि आया ना आए, हो सकता है कठिन हो जाए, लेकिन ले लेते हैं। किलोग्राम का m लिखा, मीटर का l लिखा, बटा t का स्क्वायर ml/-2, ये कहलाता है विमेय सूत्र इस मात्रक के आधार पर। क्लियर? अब किलोग्राम मीटर स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन। समझ में आ गया? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। कौन से पद्धति में है? तो दिख रहा है एम के एस, और इसी एम के एस पद्धति को एसआई पद्धति भी कहते हैं। इसलिए बल न्यूटन बल का मात्रक है कौन से पद्धति में? एसआई पद्धति में। समझ में आ गया? अब इसी मात्रक को क्या करना है? मान लो चेंज करना है, तो दिखाई दे रहा है न्यूटन बराबर क्या आया था? क्या आया था? किलोग्राम मीटर सेकंड का स्क्वायर। किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 1000 हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बटा सेकंड का वर्ग, या फिर हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकंड का वर्ग। हो गया? फिर आ गया 10⁵ डाइन, है ना, न्यूटन। ये बल का मात्रक है कौन से पद्धति में? CGS पद्धति में। क्लियर हो गया? हाँ, 1 न्यूटन बराबर समझ में आ गए होगा। बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है। और दोनों में संबंध होता है, क्या संबंध होता है? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। क्लियर है? ये कब ऐसा होता है? जब किसी पिंड पर पृथ्वी में बल लगाया जाता है। क्लियर है? कहाँ पर लगाया जाता है? पृथ्वी में ही बल लगाया जाता है, और पृथ्वी में ही लगाया जाएगा। लेकिन पिंड का कंडीशन क्या है? यहाँ पे बल लगाने पर पिंड कहाँ गति करता है? पृथ्वी में गति कर रहा है। तब F बराबर a में यदि बल लगाने पर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, उस स्थिति पर क्या होगा? यही सूत्र F बराबर क्या हो जाएगा? mg। समझ में आ गया? F बराबर mg कब होगा? जब किसी पिंड पर बल लगाने से वस्तु कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, या ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे आएगा, तब ये सूत्र लागू होगा। ये भी त्वरण है और ये भी त्वरण है। क्लियर? लेकिन ये त्वरण कौन सा त्वरण कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्लियर हो गया होगा? ए में और एम जी में ना। ठीक, पृथ्वी पर जी का मान, पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है?
9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने या पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी के मान में कमी आती है। क्लियर है? पृथ्वी की सतह से कहाँ ऊपर जाने तथा नीचे आने में जी के मान में क्या आती है? कमी आती है। क्लियर हो गया ना? चंद्रमा पर जी का मान है ना, जी का मान जी डैश बराबर क्या होता है? जी बाई 6 होता है, अर्थात 1/6 है ना, जी बाई 6 1/6 होता है। क्लियर? अब हम यही से क्या पढ़ते हैं? भार का परिभाषा पढ़ते हैं। तो भार का जब परिभाषा डिफिनेशन बताया जाता है तो उसका भी सूत्र यही होता है। समझ में आ गया? भार डब्लू किसे कहते हैं? एफ को ही बोला जाता है। पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। समझ में आ गया? भार किसे कहते हैं? पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। तो F बराबर भी mg होता है और W बराबर भी mg होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? यदि 10 किलोग्राम के पिंड को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका भार कितना होगा? तुरंत बना डालो। 10 किलोग्राम के पिंड को कहाँ? चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार होगा। समझ में आ गया? ऑप्शन क्या होगा? ठीक, जितना भी आए ना, कितना आएगा? 5 किलोग्राम। ठीक है, कितना आया? 5 किलोग्राम। दूसरा आया 10 किलोग्राम। तीसरा आया 15 किलोग्राम। चौथा आया इनमें से कोई नहीं। तब तो बनेगा ना? वो तो मेरे को पता है। क्यों पता है? समझ में आ गया? जब किसी का मान दशमलव में होगा, याद रखना, तो उसका गुणा भाग करने के बाद आने की प्रोबेबिलिटी दशमलव ही होगी। और यहाँ पे सब बराबर दिख रहा है ना? ये भी याद रखना। आंसर बताएंगे। इसका 2-3 क्वेश्चन बन रहे ना, क्वेश्चन 2-3 बन रहे, तो ऑप्शन से समझ में आ गया कि जी का मान हम बताया भी 9.8 होता है। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा उत्तर तो आएगा नहीं। समझ में आ गया? दूसरा क्या समझ में आया? एक प्रश्न फिर क्या बनता है? 10 किलोग्राम के पिंड को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार होगा, पहला घटेगा, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा अपरिवर्तित रहेगा और चौथा इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया? चलो बताओ क्या होगा? है ना, 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया? मैं अभी बताया। क्या बताया? है ना, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान कम होता है। और ये भी बताया कि चंद्रमा पर जाने पर जी का मान कितना हो जाता है? जी बाई 6 हो जाता है। हो गया होगा? क्लियर? और जी का मान पता है 9.8 है ना? तो ये बन गया। क्या बना? एम आया 10 किलोग्राम, जी का मान लो रख दिए 9.8 और नीचे आ गया बटा 6। समझ में आ गया? फिर क्या हो जाएगा? ये कटेगा क्या? 14 नहीं कट रहा है, 6
3 से कट रहे क्या? 2 से 2 नहीं कट रहे तो भी टेंशन नहीं। 16.5 है ना, 16.5 है ना, ये आया, हो गया ना 16.5। और इसी के आधार पर बल का एक और मात्रक आया जो कहलाता है किलोग्राम भार। समझ में आ गया? क्या आ गया? किलोग्राम भार। क्लियर हो गया है ना, कि किसी भी पिंड को हम पृथ्वी की सतह से नीचे या कहाँ ऊपर ले जाते हैं तो जी के मान में परिवर्तन होता है और कमी जाती है। तो ये समझ जाना, किसी पिंड को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाने पर उसके द्रव्य भार में क्या आती है? कमी आती है। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। समझ में आ गया? द्रव्यमान क्या होता है? उत्तर बताओ, कम होगा, ज्यादा होगा, अपरिवर्तित होगा या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? क्या होगा? नहीं होगा। द्रव्यमान नियत राशि है। सर उसमें एक बटे अगर लेंगे तो इसमें तो 1.6 आएगा। 1/, नहीं, जी का वैल्यू रख देगा, G/6, G × 1/6 से करेगा। जी मेरी 1/6 रहेगा। हाँ, G × 1/6 से करेगा, हाँ, वैल्यू सही दे रहा वैल्यू वही रहेगा। सुने रे, पूरा गड़बड़ कर डाले अभी। द्रव्यमान और भार में बहुत अंतर है। पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, और पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी पदार्थ उसके जितने मात्रा से मिलकर बनता है उतना ही मात्रा से मिलकर बनेगा, उस मात्रा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए भार बदलने वाली राशि है। यहाँ से अंतरिक्ष में जाओगे तो बिल्कुल हल्का हो जाओगे, मतलब भार शून्य हो जाएगा, क्योंकि W बराबर mg, अंतरिक्ष में G बराबर 0, तो W बराबर 0। और अंतरिक्ष में जाओगे तो आदमी का द्रव्यमान में कोई अंतर, 206 हड्डियों से बना हुआ आदमी 206 हड्डियों का ही बना रहेगा। नहीं तो अंतरिक्ष में जाने वालों की हड्डियां आज तक कम हो गया होता, तो अंतरिक्ष में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, न जाने कौन सा हड्डी कम हो जाए। क्लियर है? याद रखना, अक्सर हम इसके बारे में बिल्कुल भार द्रव्यमान को बराबर समझते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक, इसलिए ऐसा देखते रहता है। क्लियर है? देखो एक साथ कितने सारे प्रश्न बनाइए, एक साथ कितने सारे प्रश्न बना। क्लियर है? तो ये पढ़ रहे थे F बराबर m है, ठीक, अब F बराबर mg का हो गया होगा। क्लियर है ना? F बराबर m से मान ले गणित देता है तो बहुत बड़ा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ गया? है। जो पूछेगा ज्ञात करना है, 2 मान दिया रहेगा, गुणा भाग करना है, इतना और छोटा गणित रहता है जिससे गुणा भाग बन जाता है। तो F बराबर m में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, F बराबर mg में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि g का मान 9.8 लेने से, और इसका जो मान रहेगा वो हमेशा डिजिट में रहता है। देखना, कोई भी गणित दिया होगा, है ना, माने रेलगाड़ी इतने चाल से चल रही है, समझ में आ गया, दशमलव लगा के नहीं देता, 40.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ऐसा नहीं देता। क्लियर? तो यहाँ पे F बराबर m में जो आता है, समझ में आ गया, वो बिल्कुल किस में रहता है? डिजिट नंबर में रहता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? पहचानने का। समझ में आ गया? पहचानने का, ठीक, M, A और F सब पहचान डाले ना। बोलो F क्या है, M क्या है, A क्या है। तो किसी गणित में यदि 2 मान दिया है और तीसरा मान दिया है, ज्ञात करना है, तो बन जाना चाहिए, और नहीं बनेगा तो खुद की गलती है, बन जाएगा। हाँ, हो गया। तो ये बल के बारे में मैं पढ़ता रहा था, ठीक, बल एवं गति समझ में आ गया। अब गति के लिए आते हैं सीधा, मैं गति का समीकरण, समझ में आ गया।
तीन समीकरण दिया गया था, b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा मैं सब यहाँ पढ़ा चुका हूँ, यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, इसलिए थोड़ा स्पीड भी ज़्यादा रहेगा। समझ में आ गया? इसको केवल पहचानना है। क्या पहचानना है? u क्या है? प्रारंभिक वेग, v क्या है? अंतिम वेग, s क्या है? दूरी, t क्या है? समय, a क्या है? त्वरण। क्लियर? अब इसमें भी मान लो कोई गणित देता है ना, तो बिल्कुल कोई भी गणित देगा, कोई भी गणित देगा तो समझ जाना कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा। समझ में आ गया? इस सूत्र को लिख के देखोगे और जो जो मान दिया है उसको देखोगे। हमेशा किसी सूत्र में मान रखना है तो एक ठो बचेगा, बाकी सब दिया रहेगा, तो समझ जाना यही सूत्र फिट होगा। समझ में आ गया ना? कौन से सूत्र लागू होगा, तो पहले क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, हो गया, बन गया। समझ में आ गया ना? देखो यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी, एस का कोई मतलब नहीं है, और मान लो एस ज्ञात करना है तो समझ में आ जाएगा कि पहला सूत्र से नहीं बनेगा। समझ में आ गया? उसके बाद देखो दूसरा, देखो क्या दिखाई दे रहा है। मान लो एस ज्ञात करना है, यहाँ पर भी एस ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यदि टी नहीं दिया है तब एस ज्ञात करने के लिए हम दूसरे सूत्र का उपयोग करेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब भी कोई गणित देता है, हमेशा इसलिए हम क्लास में पढ़ाते हैं तो ये लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है, उसके बाद लिखते हैं क्या ज्ञात करना है, तो बहुत हम करीब पहुंच जाते हैं सूत्र के। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, हम एक कुछ नहीं देखते कॉम्पिटिशन में, ऐसा ऐसा करते हैं। समझ में आ गया? ऐसा ऐसा नहीं लिखोगे, पेन चलेगा सूत्र, तो कभी कभी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया, ये पढ़ रहे थे सूत्र, इसके बारे में। गति का नियम पढ़ते हैं तो पहला समझ में आ गया होगा, विराम का जड़त्व। गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, याद है? चलो बोलो, गति का पहला नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो गतिशील है तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल, वेरी गुड ना, और स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। उससे क्या मिलता है? विराम का जड़त्व। क्लियर? और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, उससे क्या मिलता है? गति का जड़त्व। समझ में आ गया? विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। मैं बताया था, उदाहरण दिया था, यदि किसी को बोला जाए कि धनिया पत्ती को उखाड़ के ला, तो पेड़ को उखाड़ के ले आएगा, नहीं उखाड़ के लाएगा। और एक पीपल के पेड़ को उखाड़ के ला तो समझ में जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? समझ में आए? द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। जिस पिंड का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा, अर्थात स्थिति परिवर्तन का उतना ही ज्यादा विरोध करेगा। जड़त्व का शाब्दिक अर्थ स्थायित्व होता है, अर्थात स्थिति परिवर्तन का विरोध करना। ठीक, तो जड़त्व किसके ऊपर डिपेंड करता है? याद हुआ? द्रव्यमान के ऊपर। किसी पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। जिस पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। हो गया होगा क्लियर? तो ये आप प्रथम नियम के आधार पर विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। इसका फॉर एग्जाम्पल क्या है, सबको समझ में आ गया होगा। क्या बताया था? मैं कोड दिया था, कंडीशन। क्या कोड दिया था? कंडीशन। पहला कौन से कंडीशन में? पहला कौन से कंडीशन में? पहला जो कंडीशन है वही उसका उदाहरण है। जैसे बता ना, स्टेशन से ट्रेन छूट गई, स्टेशन से ट्रेन क्या हो रही है? छूट रही है। या बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, तो बस का फर्स्ट पोजीशन क्या था?
स्थिर था। इसलिए विराम का जड़त्व। बस का फर्स्ट पोजीशन क्या था? स्थिर था, इसलिए किसका जड़त्व है वो? विराम। समझ में आ गए? और बस में एकाएक ब्रेक लगाने पर समझ में आ गया? तो जितना भी उदाहरण ना एक कॉन्सेप्ट के आधार पे, सिर्फ अपने को क्या जानना है? उसका पोजीशन क्या है। फर्स्ट पोजीशन पहले से गतिशील है, उदाहरण बन जाएगा गति का जड़त्व का। पहले वो स्थिर है तो उदाहरण बन जाएगा किसका? विराम का जड़त्व। सबको समझ में आ गया होगा? बहुत सारा उदाहरण दिया है, बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, लेकिन अपने को उस उदाहरण में नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट में जाना है। उसका फर्स्ट पोजीशन है। हो गया। ये कहलाता है जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। दूसरा हम पढ़े थे संवेग परिवर्तन की दर। वहाँ पे आया था संवेग, आया था संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, है ना। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम आया था। न्यूटन के गति का दूसरा नियम आया था। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसी को बताया F बराबर A में। समझ में आ गया? वेग परिवर्तन की दर मतलब हो जाता है त्वरण, और किसी पिंड पर हम कितना बल लगाएंगे, समझ में आ गया? वो डिपेंड करेगा उसके वेग परिवर्तन की दर के ऊपर निर्भर करता है। समझ में आ गया? ये पढ़ रहे थे तीसरा नियम के बारे में। क्या बताया गया था? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल कार्य करती है। याद आ रहा है ना? ठीक। F12 बराबर F21। समझ में आ गया? पहला पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल लगाता है, दूसरा पिंड पहले पिंड पर उतना ही बल लगाता है, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है? समझ में आ गया? उसकी दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। इस स्थिति पर ये भी याद रखना, प्लस F21 बराबर 0। समझ में आ गया? यदि परिणामी बल का मान 0 है तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू हो रहा है। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे है ना, ये कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्लियर? ये डस्टर जितना टेबल पर नीचे की ओर बल लगा रहा है, उतना ही टेबल इस पर ऊपर की ओर बल लगा रहा है। समझ में आ गया? तब परिणामी बल का मान क्या है? 0 है। और यदि क्रिया बल का मान या डस्टर के द्वारा लगाए गए बल का मान क्या होगा? यदि बढ़ जाएगा तो टेबल टूट जाएगा। टेबल क्या होगा? टूट जाएगा। समझ में आ गया? दो पहलवान आपस में ऐसा लड़ते रहते हैं, देखे टीवी में ही देखे होंगे, है ना। और ऐसा खड़े रहते हैं, हमको लगता है लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और लोग मर जा रहे हैं पूरा बल लगा लगा के। क्या समझ में आ गया? पहला पहलवान दूसरे पहलवान पर जितना बल लगाता है, उतना ही दूसरा पहलवान पहले पहलवान पर बल लगाता है। दोनों के द्वारा लगाए गए बल का परिमाण बराबर किंतु दिशा विपरीत होता है, इसलिए परिणामी बल का मान 0 हो जाता है और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। क्लियर है? और याद रखना ना, प्रतिक्रिया बल के लिए 2 पिंडों की होना जरूरी है। प्रतिक्रिया बल के लिए 2 पिंडों का होना बहुत जरूरी है ना। जैसे कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, देखते हैं जब हम किसी पिंड को रस्सी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाएं तो वहां पर कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्री बल। कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्री बल। और उसी अभिकेंद्री बल के कारण उस पिंड पर अपकेंद्री बल उत्पन्न हो जाता है। कौन सा बल उत्पन्न हो जाता है? जो उसे वृत्ति पथ से हटाकर दूर ले जाने का प्रयास करता है। क्लियर है? क्लियर है? तो वहाँ पर भी अभिकेंद्री बल बराबर अपकेंद्री बल होता है, दोनों के परिमाण बराबर होता है। दिशा क्या है? अपोजिट है, लेकिन वहाँ पर पिंडों की संख्या एक है। एक ही पिंड पर अभिकेंद्री बल लग रहा है और उसी पर अपकेंद्री बल लग रहा है, इसलिए अपकेंद्री बल प्रतिक्रिया बल नहीं है। ठीक है? सर एक बार फिर से बताइए। पिंडों की संख्या क्या हो जाएगा? 2, तब क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल। वहां पर एक ही पिंड है, उसी पर क्या लग रहा है? अभिकेंद्री बल भी लग रहा है और उसी पर अपकेंद्री बल भी लग रहा है, इसलिए वो प्रतिक्रिया बल नहीं है।
क्लियर। और न्यूटन के गति के तृतीय नियम के लिए याद रखना कब लागू होगा, जब प्रतिक्रिया बल का मान शून्य होगा। प्रतिक्रिया बल का मान क्या होगा, शून्य होगा, तभी होगा प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल कार्य करती है। हो गया क्लियर। ये आ रहा हूँ मैं अब बलों के प्रकार, फटाफट ना। पेशी बल सबको पता होगा, हमारे मांसपेशियों में जो बल पाया जाता है वो क्या कहलाता है, पेशी बल। ठीक, हम बैठे हैं तो पेशी बल किसके रूप में संचित होता है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और हम दौड़ना शुरू कर देते हैं तो पेशी बल का रूपांतरण होने लगता है गतिज ऊर्जा में। क्लियर है ना, समझ में आ गए। हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ रहे हैं तो पेशी बल क्लियर है, लेकिन कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ गए, क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। स्थितिज ऊर्जा है उसका रूपांतरण कहाँ हो रहा है, गतिज ऊर्जा में हो रहा है। तो ये हम पेशी बल के बारे में पढ़ रहे थे, बिल्कुल ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, बहुत कुछ पढ़ डाले हैं ना, इसलिए मैं बीच बीच में घड़ी को देखते रहता हूँ। समझ में आया। घर्षण बल क्लियर है। क्या बताया, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर गति करता है या गति करने का प्रयास करता है तो संपर्क तलों के बीच लगने वाले कैसे बल, गति विरोधी बल। समझ में आ गया, कैसा बल, गति विरोधी बल। क्लियर है, को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल की दिशा हमेशा किसी पिंड के गति के दिशा का विपरीत होता है। हो गया, होगा क्लियर। घर्षण बल लिखते जाओ ना, जो जिसको समझ में आ रहा है वो लिखते जाओ। क्लियर। घर्षण बल क्या है, गति विरोधी बल है। क्लियर, समझ में आ गया। किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये इंटरेक्शन है, आंतरिक क्रिया है कि उसका सतह कैसा है, खुरदुरा है, ज़्यादा खुरदुरा है, तो समझ में आ गया होगा। उस स्थिति पर क्या होगा, घर्षण बल का मान अधिक होगा। यदि सतह चिकना है तो घर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। इसी के आधार पे हम और पढ़े स्थैतिक घर्षण, समझ में आ गया। सीमांत घर्षण याद आया। स्थैतिक घर्षण जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है, लेकिन बाह्य बल लगाने के बाद भी वस्तु विरामावस्था में ही रहता है, तो संपर्क तलों के बीच लगने वाले बल स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा होता है। किस बल का मान सबसे ज़्यादा होगा, स्थैतिक घर्षण। एग्जाम्पल, ये तो सब तो ये थे, अभी छोटा हो गया, बोलेगा बल कैसे नहीं लगा रहे हो, मैं बल ऐसा लगा रहा हूँ कि नहीं खींच पा रहा है। समझ में आ गया। कोई पेंट है उसको मैं खींचना चाहता हूँ, लेकिन पेंट की स्थिति में कोई परिवर्तन स्थिर ही है। समझ में आ गया, लेकिन बल लग रहा है। हो गया, तब क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण। क्लियर। अब क्या करूँगा मैं, बल के मान को बढ़ाऊंगा तो पेंट कौन से पोजीशन में आ जाएगा, गति करने की स्थिति में आ जाएगा। समझ में आ गया। ये कंडीशन कहलाता है सीमांत घर्षण। अब क्या हो गया, स्थैतिक घर्षण से सीमांत घर्षण का मान और कम नहीं हो गया। सीमांत घर्षण का मान क्या हो गया, स्थैतिक घर्षण से कम हो गया। मैं यहाँ पे चार्ट से लिखवाया हूँ, बनाया था यहाँ पे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। समझ में आ गया। अब चलने की स्थिति में आ गई। कौन से कंडीशन में आ गए, चलने की स्थिति में आ गई, क्योंकि हम बाह्य बल के मान को और बढ़ाए, नहीं खींचा रहे तो और बढ़ाए। समझ में आ गए, तो भी नहीं खींचाए, लेकिन चलने की स्थिति में आ गए। मतलब स्थैतिक घर्षण बल का मान समझ में आ गए, कम हुआ। स्थैतिक घर्षण का मान कम हुआ, इसलिए बताया कि स्थैतिक घर्षण से बड़ा सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण बड़ा है सीमांत घर्षण से। क्लियर। मतलब सीमांत घर्षण बल का मान स्थैतिक से क्या होता है, कम होता है। और बल लगाए, अब क्या है कंडीशन, थोड़ा सा भी बल लगाए तो पिंड क्या करने लगता है, गति करने लगा। ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया। समझ में आ गया। तो कौन सा घर्षण कहलाए, गतिक घर्षण। पिंड क्या करने लगा, गति करने लगा। हो गया। फिर पिंड कैसे गति करता है, पिंड कैसे गति करता है, सरक रहा है या लुढ़क रहा है।
पिंड कैसे गति कर रहा है, मतलब सरक रहा है या समझ में आ गया। सरक रहा है तो सर्पी घर्षण, क्लियर। और लुढ़क रहा है तो लोटिक घर्षण या बेलन घर्षण, समझ में आ गया। अब ये पढ़े, किसी पिंड को सरकाने के बजाय लुढ़काना आसान होता है, समझ में आ गया। सरकाने के बजाय लुढ़काना, तो क्या समझ में आया, सर्पी घर्षण, बेलन घर्षण, क्लियर है। तो सर्पी घर्षण बल का मान क्या है, समझ में आ गया। उल्टा समझना ना, क्योंकि गति विरोधी बल है, कभी कभी इसको उल्टा को सीधा कर देते हैं, समझ में आ गया। सर्पी घर्षण बल का मान क्या है, ज्यादा है, और बेलन घर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। हो गया क्लियर। अब इसी को रोलर ले लिए, रोलर ना, रोलर में बिल्कुल उल्टा लगेगा, धकेलने के बजाय खींचना आसान है, धकेलने के बजाय खींचना क्या होता है, आसान होता है। दोनों याद रखना इसमें ना, कहाँ सर्पी घर्षण है ना, सरकाने के बजाय, या सर्पी घर्षण से बेलन घर्षण, और क्या जानना है, खींचने के क्या, धकेलने के बजाय खींचना क्या होता है, आसान होता है। ये पढ़ रहे थे घर्षण बल के बारे में, हो गया क्लियर है। घर्षण बल के मान को कम करना बढ़ाना सबको पता है। याद रखना, क्या रखना याद, यदि सतह जितना ज़्यादा खुरदुरा रहेगा घर्षण बल का मान उतना ज़्यादा रहेगा, यदि जितना ज़्यादा चिकना रहेगा घर्षण बल का मान उतना ही कम रहेगा। हो गया। घर्षण से लाभ एवं हानि समझ में आ गया। दो पिंड के है ना आपस में सतह में आने से या गति करने से वो हमारे लिए लाभ होता है तो घर्षण से लाभ है, और वो हमारे लिए हानि होता है तो घर्षण से हानि है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। भोजन को चबाते हैं, समझ में आ गया, ये लाभ हो गया। ठीक ऐसा ही कुछ क्रियाविधि है, समझ में आ गया। जैसे मशीन के कल पुर्जे घिस जाते हैं, वहाँ पर भी घर्षण हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, हानि है। कोई भी क्रियाविधि, उस क्रियाविधि से यदि लाभ हो रहा है तो लाभ है, और हानि हो रहा है तो ये हानि है। सबको समझ में आ गया। आता हूँ मैं गुरुत्व बल, समझ में आ गया। पता है पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी किसी वस्तु पर केवल आकर्षण बल लगाती है, इसलिए उस गुरुत्व बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ में आ गए। पृथ्वी किसी को आज तक प्रतिकर्षित की है नहीं, भेद दो ऊपर ऐसा। समझ में आ गए ना। गुरुत्व क्या है, बल है, गुरुत्व बल। पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी किसी वस्तु पर कौन सा बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, इसलिए उसके द्वारा लगाए गए बल को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। क्लियर। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है, लिखते जाओ। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है, मतलब दिशा हमेशा कहाँ होगी, पृथ्वी की ओर होगी। हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है, संरक्षी बल है। कौन सा बल है, संरक्षी बल। आज तक खत्म ही नहीं हो रहा है। संरक्षी मतलब समझ में आ गया, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है, जिसकी दिशा कहाँ होती है, पृथ्वी की ओर होती है। समझ में आ गए होगा ये, ठीक। और इसी के आधार पर एक नियम बना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्लियर। क्या कहलाता है, ए बराबर बड़ा जी एम बटा आर का स्क्वायर। पहला कॉन्सेप्ट क्या निकला, ए इज प्रोपोर्शनल टू एम। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकला, ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। अब गणित तो अभी नहीं दे पाऊंगा, समझ में आ गया, क्लियर है। एक गणित बताया था मैं वैसे, यदि किसी पिंड की दूरी पृथ्वी की सतह से 2 गुना बढ़ जाए तो उस पर लगने वाले बल का मान, चलो होगा, लिख डाले ना, 1/4 ए इज प्रोपोर्शनल टू एम। ये एफ इक्वल टू कैपिटल जी, याद रखना। छोटा जी और बड़ा जी में अंतर, छोटा जी गुरुत्वीय त्वरण है और बड़ा जी सार्वत्रिक नियतांक है। बड़ा जी क्या कहलाता है, सार्वत्रिक नियतांक।
और छोटा जी क्या कहलाता सर है? इसकी क्या वैल्यू होगी कैपिटल जी? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। यूनिट क्या सर इसका? इसी से निकाल लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर, है ना? क्लियर है सबको? बड़ा जी को ऐसे यहाँ तक नहीं जाना चाहिए, इंटू 10 की पावर माइनस 11, है ना? ये स्पेशल विषय हो जाता है। क्या समझ में आया? ऊपर एक कागज का गोला गिर रहा है और एक 10 किलोग्राम का पिंड गिर रहा है, तो क्या समझ में आएगा? एम इज प्रोपोर्शनल टू एम। समझ में आ गया? पृथ्वी किसी पिंड माने जिस पिंड का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा पृथ्वी उसे उतना ही ज्यादा, समझ में आ गया? आकर्षण बल का मान उतना ही ज्यादा होगा। हो गया? अब ये, हाँ बोल 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 जल्दी बोल। एक्चुअली क्या है ना, दो अलग अलग वेट के जब एक साथ नीचे गिरा सुना रहा, बता रहा हूँ। दो पिंड जिसके द्रव्यमान असमान है को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों पिंड पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगा। टूटा तो नहीं? दोनों पृथ्वी पर, सुन लिए ना यहाँ तक? वहां पे कंडीशन रहेगा, यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दी जाए तो। नहीं समझ आया। समझ में आ गया? उपेक्षा करने पर उसको हटा दिया जी को। हाँ, पृथ्वी के द्वारा लगने वाले बल को यदि नगण्य मान लिया जाए तो दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगा। अभी तो एक साथ गिरा। कहाँ? उसका वेट लगभग बराबर है। कागज का छोटा टुकड़ा दे ले, कागज का छोटा सा टुकड़ा, समझ में आएगा? और उसके बाद इसको एक को गिरा लेना, सब समझ में आएगा। समझ में आ गया? यहाँ तो हमें ये भी समझ में नहीं आए कि हो सकता है इतना भी मान लो डिस्टेंस का अंतर रहा होगा, वो डिस्टेंस अपने को पता नहीं चल पाया। हो गया? मान लो ऐसा हो गया, अब गिरते समय ये ऐसा था और जब गिरे तो ऐसा हो गया, देख रहा है ना? हो गया ना क्लियर? और भौतिक में इतना का जो डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए कॉन्सेप्ट है वहाँ पे दो असमान द्रव्यमान को जब समान ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए और यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दी जाए तब दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगा। ठीक है? ये उसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अभी बताया एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या बताया? यदि कोई पिंड है ना की दूरी कितना गुना बढ़ गया? 2 गुना बढ़ गया। तो इसका मतलब समझ में आया ना? पृथ्वी की सतह से पिंड की दूरी बढ़ने लगती है तो लगने वाले आकर्षण बल का मान, अरे विक्रमानुपाती का मतलब समझ में आता है ना? है ना? कम होने लगता है। जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ने लगती है लगने वाले आकर्षण बल का मान कम होने लगता है। यही तो बताया जाए क्यों कम हो रहा है? जी का मान कम होने लगता है। अंतरिक्ष में आकर्षण बल का मान शून्य हो जाता है। क्यों शून्य हो जाता है? तो जी बराबर 0, इसलिए शून्य हो जाता है। क्लियर? क्या बताया? दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो लगने वाले आकर्षण बल का मान 1/4 गुना हो जाएगा। मैं बताया था, ये पहले से बता चुका हूँ, है ना? क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। 3 है तो 3 का वर्ग, 4 गुना पूछा तो 4 का वर्ग, 5 है तो 5। सबके लिए जहां पर भी विक्रम वर्ग का नियम लागू होता है, 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल विद्युत बल, 2 ध्रुवों के बीच लगने वाले बल चुंबक बल, सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, दूरी बढ़ने पर लगने वाले बल का मान कम होता है। कितना कम होगा? वर्ग लगा देना। कितना कम होगा? क्या लगा देना? वर्ग लगा देना। ये पढ़ रहे थे। सर इसमें माइनस कहीं नहीं आएगा किसी भी सिचुएशन में? कहाँ पे? F = -G/m1/r²। क्यों? यहाँ पे क्या? अब डायरेक्शन तू लेगा, बल की दिशा डायरेक्शन लेगा। समझ में आ गया? ये क्या है? धनात्मक बल, ऋणात्मक बल, ये सब होता है प्रतिकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। तो ये बल में नहीं आता, कार्य बताता है वो कि धनात्मक कार्य है या ऋणात्मक कार्य है। क्लियर है? कार्य 3 प्रकार का होता है, बताया था, याद है? कार्य 3 प्रकार का, पहला धनात्मक कार्य, दूसरा ऋणात्मक कार्य, तीसरा शून्य कार्य। याद नहीं है? ठेला में कोई बेचने जा रहा है, कौन सा कार्य है?
अरे यदि किसी पिंड में विस्थापन लगाए गए बल के दिशा में होता है, कौन सा कार्य है? धनात्मक कार्य। जिधर बल लगा रहे उधर ठेला जा रहा है। अब टमाटर ही थोड़ी बेचोगे। धनात्मक कार्य, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में पिंड जा रहा है तो धनात्मक कार्य। क्लियर है? कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है, समझ में आ गए? धनात्मक कार्य है, लेकिन पिंड नीचे से ऋणात्मक कार्य है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा नीचे की ओर होती है। बल नीचे लगता है लेकिन पिंड ऊपर जा रहा है, तब वो ऋणात्मक कार्य है। समझ में आ गए? बल की दिशा निश्चित है, हमारा पिंड कैसे गति कर रहा है तो डिपेंड करता है धनात्मक कार्य है, ऋणात्मक कार्य है या शून्य कार्य है। सेम कॉन्सेप्ट चुंबकीय बल, ये दो पिंडों के बीच लगने वाले बल गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल विद्युत बल, और दो ध्रुवों के बीच लगने वाले बल चुंबकीय बल। तीनों का एक ही सूत्र है भाई, समझ में आ गए? तीनों विक्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। यहाँ पिंड है तो mm लिखा, चुंबक होता है तो μ0/4 m1 इंटू m2 लिखते हैं, और यदि ये आवेश है 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2/r लिखते हैं। तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट सबको पता है। समान आवेशों में, बोलते जाओ, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, और असमान आवेशों में, समान ध्रुवों में, असमान ध्रुवों में। केवल यही याद रखना, विद्युत बल और चुंबक बल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। बाकी सब का कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल बराबर है। समझ में आ गया होगा? तो ये दो आवेशों के बीच, दो ध्रुवों के बीच ये सब लगने वाले बल पढ़ रहे थे। गति के प्रकार, रेखीय गति सबको समझ में आया। जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो कौन सा गति कहलाता है? ये वृत्ताकार गति कहलाता है। वृत्तीय गति के साथ रेखीय गति भी होता है, रेखीय गति के साथ वृत्तीय गति नहीं होता, लेकिन वृत्तीय गति के साथ रेखीय गति होता है। समझ में आ गया? ये पथ है, कौन सा पथ है? वृत्ताकार पथ है। पिंड कहाँ पर है? P में है। कहाँ गया? Q में गया। तो P से Q तक जाने में कोण बनाया थीटा, तब ये वृत्तीय गति कोणीय वेग आता है। समझ में आ गया? तब क्या गया? कोणीय वेग ओमेगा बराबर θ/t। लेकिन P से Q में गया तो क्या किया? इस दूरी को तय भी किया, इसलिए क्या है? रेखीय वेग। वेग बराबर क्या होता है? वेग P बराबर दूरी बटा समय, दोनों में संबंध होता है P बराबर R ओमेगा। ये पढ़ रहे थे। ठीक, उसके बाद देख क्वेश्चन दे थोड़ा सा। और कुछ पूछना है तो पूछो। ये जा रहा है कि नहीं जा रहा ना? और 2019 क्लास है। ठीक है, देख लेते हैं ना। 19 क्लास। हाँ, मैं बोल रहा हूँ भाई ना, यहाँ से तुरंत 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 लौटो। एक समान सड़क पर कोई पहिया लुढ़क रहा हो, क्लियर? पहिया और सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण बल की दिशा होगी पीछे की ओर, आगे की तरफ। चाल पर निर्भर नहीं करता, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो गया? पढ़ाए अभी, आ गए अभी, क्लियर है? ठीक, न्यूमेरिकल है। हाँ ठीक, आ रहा हूँ मैं, एक बार इसको बढ़ा देता हूँ। वृत्तीय गति में वेग नियत रहता है, त्वरण नियत रहता है,
चाल नियत रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वृत्ति गति में वेग नियत रहता है, त्वरण नियत रहता है, चाल नियत रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, वेरी गुड, समझ में आ गया। गलत है। हाँ, सुनो पहले, सुनो। ये सूत्र लिखा है V = R ओमेगा। समझ में आ गया। V का मान R के ऊपर डिपेंड करता है। यदि R बदलेगा तभी V बदलेगा, नहीं तो नियत रहेगा। इस सूत्र में इसीलिए लिखा V = R ओमेगा। मैं बताया था उदाहरण, यहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, कि हम क्या करते हैं, गांव में बैल से मिजाई करते हैं, कई बैल को एक साथ घुमाते हैं, तो जो बैल सेंटर में रहता है वो बेचारा धीरे धीरे ऐसा करते रहता है, और जो आखिरी में रहता है उसका स्पीड क्या रहता है, आर। मतलब आर क्रिया अक्ष से दूरी, सेंटर से दूरी। समझ में आ गया। आर का मान वहाँ उसका कम है, इसलिए वेग कम है, और अंतिम का आर क्या है, ज्यादा है। तो आर का मान बढ़ता है तो V का मान बढ़ता है। समझ में आ गया। आर का मान बढ़ेगा तो नहीं आया समझ में। आर का मान बढ़ रहा है, क्रिया अक्ष से दूरी, सेंटर से दूरी बढ़ेगा, तो सब एक साथ घूम रहे हैं, सबका पथ वृत्ति पथ है, लेकिन चाल क्या है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, समझ में आ गया। क्योंकि सबका आर अलग अलग है, लेकिन कोई वृत्ति पथ पर गति कर रहा है। उस स्थिति पर उसका जब आर नहीं बदलेगा, आर नहीं बदलेगा तो V क्या रहेगा, नियत रहेगा। हो गया क्लियर। ये पढ़ रहे थे। देखो एक क्वेश्चन आया है जिसमें गलत टिक लगा है, इसलिए मैं पढ़ा हूँ ना। प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों में कौन सा गुण समान नहीं है। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण मैं पढ़ाया था ना, और परावर्तन में टिक लगाया है, जबकि ध्रुवण इसका उत्तर है। मैं बता दिया था एक ही घटना होता है ध्रुवण, जो ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता, इसलिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, और ध्रुवण की घटना ही ऐसी घटना है जिसके कारण इस बताता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। या ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, क्योंकि ध्रुवण की घटना नहीं पाई जाती। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, क्योंकि ध्रुवण की घटना पाई जाती है। ये आ गए ना, टिक लगा दी है, गलत में लगा, इसलिए हो सकता है इसी को मान के पढ़ रही होगी, मैं नहीं जानता, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर भी एक अवसर तो मिला इसके बहाने। ठीक, मैं बता दिया था ना, पढ़ाया उस समय मैं बता दिया था। ध्रुवण क्या होता है? एक मिनट, तो लिफ्ट वाला तो मैं पहले बता चुका हूँ, लिफ्ट पढ़ाया मैं, याद हो गया। लिफ्ट में किसी वस्तु का भार पढ़ाया, याद है ना। लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो भार बढ़ते हुए, लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो भार, लिफ्ट स्थिर है तो भार में कोई परिवर्तन, लिफ्ट की रस्सी यदि टूट जाए तो भार शून्य हो जाए। ये सब पढ़ाया है ना। ये हाँ हो गया खत्म। नहीं, मैं केवल बल ले रहा था ना। सर ये न्यूमेरिकल। हाँ होता है
नहीं है यहाँ ना, इसमें नहीं है जी। सर वो न्यूमेरिकल है ना एक वाला। मैं ये बल का खोज रहा औसत था। चाल वाला ये। एक रेलगाड़ी 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में, है ना, तथा शेष 73 किलोमीटर की यात्रा कितना 150 सेकंड में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। देखो बहुत सरल प्रश्न है, बोलो क्या प्रश्न लिख लो। एक रेलगाड़ी, बहुत सरल प्रश्न है भाई। 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में तथा शेष 73 किलोमीटर की यात्रा 73 किलोमीटर की यात्रा 1500 सेकंड में 1500 सेकंड। तय करती है। रेलगाड़ी की औसत गति क्या है? औसत गति क्या है? क्लियर? पहला 238 किलोमीटर प्रति घंटा, 238 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा 119 किलोमीटर प्रति घंटा। 119 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ जी, हो गया। प्रोबेबिलिटी बनने की संभावना कैसे बनेगा? नींद लगत गणित वैसा नहीं है ना? औसत चाल, औसत गति हो गया बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। समझ में आ गया? ये सूत्र क्लियर हो गया। औसत चाल औसत गति बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या करना है? बात प्रश्न को फिर ध्यान से देखना है। प्रश्न को ध्यान से देखने के बाद एक बार 4 ऑप्शन को भी देखना है। 4 ऑप्शन में क्यों देखना है पता है? यूनिट जो यूनिट दिया है वहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो ऊपर में जो किलोमीटर जो दूरी दिया है वो तो किलोमीटर में दिया है, लेकिन जो समय दिया है वो घंटा में नहीं दिया है। नहीं बता तो रहो, वही तो चल रहा है। ठीक है, क्या समझ में आया? ऑप्शन को देखना है। समझ में आ गया ना? क्या देखना है ऑप्शन में? क्योंकि अक्सर होता है कि किलोमीटर को भी बदलते हैं मीटर में और समय को सेकंड में, क्योंकि एसआई यूनिट में जब भी कोई गणित बनाया जाता है तो एसआई यूनिट में लाते हैं। यदि 4 ऑप्शन नहीं दिया रहता तो एसआई यूनिट में हल करते। घंटा को भी बदलते मीटर में और मिनट को भी बदलते सेकंड में, लेकिन हमारा ऑप्शन में किलोमीटर दिया है और घंटा दिया, इसे किलोमीटर नो चेंज। वो दोनों को क्या करना है? बदलना है। हो गया। अब कैसे बदलेंगे? तो मैं कोड दे देता हूँ ना। यदि हम मिनट को घंटा में बदले तो क्या करेंगे? 95/60 करेंगे। और यदि हम सेकंड को घंटा में बदले तो 1500/3600 करेंगे। ये हो गया। समझ में आ गया? क्या करें? हम सेकंड को किसमें बदले? घंटा में। तो क्या करना पड़ेगा? 3600 को भाग देंगे और मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। हो गया। और बनाओ कि बना लोगे? अब इसको क्या करना? छोटी राशि में ले आना।
है ना, 19/5 हो जाएगा। 19 पंचे 95 और 5 12 60। समझ में आ गया होगा। फिर ये कहाँ पे होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 3 पंचे 15 और 3 12 36। हल करूं क्या कि आ गए हो, कॉन्फिडेंस में आ गए होंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा, कुल दूरी को क्या करना, जोड़ देना। क्या है, 165 धन 73। नीचे कितना आया, 19 बटा बताना, चश्मा लगाए कम दिखता है, धन 5/12 हो गया होगा। ऊपर जोड़ो, छोड़ दो क्या बन जाएगा। चल 5 3 8 ऊपर हुआ, 7 6 13 की 3 आया, हो गया। और 1 और 1 2 आया। यहाँ पे नीचे एलसीएम निकालोगे तो 12 आएगा। कुल मिला के 19 और 5 जोड़कर 24 हो जाएगा। और ये 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है सबको। फिर क्या करेंगे, 12 से कटाएंगे तो 12 एकम 12 आएगा। 12 दूनी 24 बराबर 119 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया, क्लियर है सबको, है ना। क्या करना है, कैसे बनाना है, प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ें और 4 ऑप्शन को भी देखें और उसका जो यूनिट है ऑप्शन के आधार पे बदले। समझ में आ गया, किसके आधार पे बदलना है, चारों में किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसलिए किलोमीटर को चेंज नहीं करना है। क्लियर, चेंज किसको करना है, मिनट और सेकंड को चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन में घंटा दिया गया है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक, बस आज और क्वेश्चन टाइम हो गया ये। कोई बस अपनी यात्रा के, मैं हिंट कर देता हूँ चलेगा। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 15 मिनट 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगले 18 मिनट हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करेगी, दूरी निकालना है। तो वेग बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर वेग गुणित समय। बहुत सरल था। ठीक, हो गया। क्या समझ में आया, दूरी बराबर वेग गुणित समय, ये पहला है और फिर दूसरा है। ठीक, दूसरा भी दूरी निकालना है, बराबर वेग गुणित समय। समझ में आ गया। फिर दोनों दूरी का जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हो गया। यात्रा के पहले बस इतना और अगले इतना चलती है, समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करेगी। क्लियर। अब क्या देखेंगे, जो हमारा प्रश्न दिया गया है चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। समझ में आ गया। हाँ सर जी, प्रणाम। जय जी जी जी।